हेलो एवरीवन। तो फाइनली गाइज अब रहा अपना केमिस्ट्री का पेपर, जो कि कुछ लोगों का लास्ट एंड कुछ लोगों का लास्ट सेकंड है। ठीक है। एंड बात आती है कि अपना सबसे इंपॉर्टेंट, आप लोगों को टेंशन हो रही है कि भैया हम लोगों को फिजिक्स का बिगड़ा है। तो तुम लोग देखो, अगर जिसने एडिशनल में बायो लिया है उनके लिए तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, क्योंकि उनके लिए अब डू और डाई चांस है। ठीक है। एंड जिन लोगों ने ओनली बायो लिया है या ओनली मतलब ऐसे मैथ्स लिया है, तो उनके लिए क्या है कि जैसे देखो आपका हिंदी का बेस्ट गया है, बिल्कुल मतलब अलग ही नेक्स्ट लेवल पे गया है। एंड जिनका एवरेज भी गया है लेकिन अच्छे मार्क्स आएंगे हिंदी में, एंड इंग्लिश में भी आपके बेस्ट ही मार्क्स आने वाले हैं। उसके बाद आता है अपना फिजिक्स। तो देखो, मुझे पता है कि तुमने फिजिक्स में बहुत अच्छा मतलब आपको आंसर आ भी नहीं रहे थे। तुम लोगों को ये भी पता होगा कि फिजिक्स का एग्जाम ज़्यादातर बच्चों का खराब हो गया, मतलब मैक्सिमम। अब मैंने मतलब हमसे इतने सारे ज़्यादा बच्चे कनेक्ट हैं, एंड मैं जिससे ही पूछता हूँ तो सभी का मतलब ऐसा कोई कहता है भैया 30 नंबर 40 नंबर ही आज भैया पास ही हो जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा ही पेपर गया है। अब तुम लोग सोचो कि उसकी चेकिंग किस लेवल पे होगी, एंड जब सभी बच्चों का ऐसा गया है तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा। एंड मुझे ये भी पता है कि तुम लोगों ने उसमें कुछ ना कुछ तो लिख के आए होगे, ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर खाली छोड़ के आ गए। ठीक है। तो फिजिक्स की टेंशन छोड़ दो। अब तुम्हारे पास आता है बायो तुम लोगों ने नेक्स्ट लेवल लिया, एंड बायो का पेपर काफ़ी इजी आया था, काफ़ी लेवल तक इजी आया था। अब बचा है बस केमिस्ट्री एंड मैथ्स, एंड जिसका अकेला केमिस्ट्री बचा है तो बस यार तुम इन दोनों एग्जाम्स में अच्छे से परफॉर्म कर लेना। फिर देखना तुम्हारी जो परसेंटेज तुमने सोच के आए थे ना बोर्ड्स एग्जाम से पहले, वही आने वाली है, एंड तुम्हारी वो जो ड्रीम परसेंटेज है वो तुम्हें मिलेगी, जरूर मिलेगी। ठीक है। क्योंकि तुमने देखो बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर किया, एक ना एक सब्जेक्ट में कुछ मार्क्स से कम हो जाओगे, लेकिन वो मार्क्स तुम्हारे रहेंगे। ठीक है। बस कॉन्फिडेंस नहीं अपना गिनने देना कि एक एग्जाम खत्म हो गया तो भैया सब खत्म, ऐसा नहीं है। ठीक है। चलो, तो ये हो गया अपना इंट्रो। इसके बाद आते हैं अपनी केमिस्ट्री। अब इसको कैसे फेस करना है, देखो तुम लोगों के 6 चैप्टर तो कट चुके हैं, अब कौन कौन से कटे हैं ये भी जान लो, है ना। अपन लोग एक वीडियो में पूरी केमिस्ट्री खत्म करने वाले हैं समथिंग, क्योंकि मैं वीडियो बना नहीं सकता, क्योंकि अभी अपना कुछ थोड़ा फंडा चल रहा है ना, मतलब चल रहा है थोड़ा कुछ। ठीक है। तो उस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही है, एंड अपने व्लॉग चैनल पे रेगुलर बेसिस पे वीडियो आएंगी, एंड मुझे नहीं पता वो कैसे क्या कुछ करना है, तो तुम लोग देख लेना एंड बताते रहना कि भैया ऐसा ऐसे व्लॉग्स बनाते हैं, तो फिर बता देना। ठीक है। तो उस पर जाकर अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो देख लेना कैसे क्या कुछ है। ठीक है। सब्सक्राइब कर लो, फिर अपन लोग डालेंगे उस पर भी। यहाँ पर अपना ठोस अवस्था चैप्टर 1 कट गया है, सतह रसायन ये भी कट गया है, 6th वाला ये निष्कर्षण सामान्य सिद्धांत प्रक्रम ये भी कट गया है, पी ब्लॉक के तत्व ये भी कट गया, चलो बहुत अच्छी बात है। एंड जैवणु एंड ये वाला यार, ये दोनों नहीं कटते, और तुम्हें ये काटने थे ना, ये चीज़ें काट देते, लेकिन ये नहीं काटने थे यार, मतलब इतने प्यारे प्यारे नंबर मिलते थे ना इसमें, मतलब अलग ही लेवल पे, तो ये काट दिया। इसका इन 2 चैप्टर का बहुत दुख रहेगा, लेकिन इनकी कमी पूरी करने आने वाले हैं तुम्हारे 2 महान शहंशाह, जैवणु और एमीन। अब इसमें तुम्हें क्या करना है, ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ने की तो ज़रूरत है ही नहीं बिल्कुल। जैवणु तुम लोगों के जो बायो का लास्ट चैप्टर था ना, बिल्कुल सेम एज इट इज़ उस जैसा है। देखो ये रहा ना तुम लोगों का बायो का लास्ट चैप्टर, ये पारिस्थितिक और जैव प्रौद्योगिकी एज इट इज सेम है, मतलब वही डीएनए वगैरह पूछता है तुमसे, एंड ज़्यादा तुम लोगों को दिक्कत नहीं जाने वाली, क्योंकि अब इसमें तुम्हें नंबर कैसे मिलने हैं, एक एक नंबर ये क्वेश्चन, मतलब यहाँ से तुम्हारे भर भर के नंबर, मतलब भर भर के नंबर मिलने वाले हैं। 5 + 4 + 2 ये भी बहुत छोटे लेवल पे आने वाले, क्या पता इसमें डीएनए आरएनए पूछ दे, डायरेक्ट डीएनए आरएनए पूछ दे। तो ये 2 चैप्टर, मतलब यहाँ से ये जो नंबर मिल रहे हैं ना, कितना 5 + 4 और +1 मतलब 2 समथिंग, समझो तुम लोग इसके 13 नंबर कंप्लीट करोगे बिना मेहनत के, बस एक बार तुम्हें पढ़ना ही है एंड तुम्हें याद हो जाएगा। तो अब बचते हैं अपने ये 8 चैप्टर। 8 चैप्टर में से अपना ये यहाँ से ये उपसय संयोजी यौगिक, इसका भी फ्री का नंबर समझो, क्योंकि इसमें से कौन सा क्वेश्चन आएगा, या तो कीलेट का आ जाएगा, या 2-3 ही क्वेश्चन बनते हैं ना ये लिगेंड वगैरह से रिलेटेड। तो बस चलो वो चीज़ अपन देख लेंगे, एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, तो दिक्कत वाली तो बात है नहीं। ठीक है। स्मार्ट वर्क करेंगे एंड फोड़ देंगे। ओके। अब यहाँ से ये वाला चैप्टर भी इजी हो गया। अब तुम लोगों को बहुत सीरियसली देखना है कि तुम लोगों का ये विलयन से, वैद्युत रसायन से और रासायनिक बल गति से, इनसे एक न्यूमेरिकल आएगा। इसमें कोई वो नहीं है कि न्यूमेरिकल ना आएगा इससे। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तुम लोग देखोगे 3-3 नंबर का यहाँ खेल हो रहा है, और डी एंड एफ ब्लॉक में 3 नंबर का कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा क्या पता, लेंथेनाइड वाला क्वेश्चन आ जाए समथिंग। ये वाला क्वेश्चन इससे कन्फर्म रहने वाला है। ठीक है। अब अपन को थोड़ा सा माइंडसेट प्लान बनाकर चलना पड़ेगा कि क्या कुछ रहने वाला है, और इसके भी कंफर्म है कि बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको इन 3 चैप्टर से देखने मिलेंगे, और सब में सेम ही क्वेश्चन है।
याद है रायमर टीमेन, ये वुटरज अभिक्रिया, वुटरज फिटिंग अभिक्रिया सब एज इट इज सेम है। तो केमिस्ट्री का इतना हवा बनाने की जरूरत नहीं है, एक दिन में कंप्लीट कर लोगे बस। आज मतलब ये वीडियो अपनी कब आ रही है, 12 तारीख, आज कितनी है, 11 है समथिंग, तो कल 12 तारीख है, एक दिन में कंप्लीट कर लोगे तुम लोग, ठीक है। एंड फिर उसके बाद मैथ्स अपनी लगाते रहना एंड देख लेना फिर कैसे अपन तो अपना कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं विलियन वाले चैप्टर से, ठीक है। यहाँ से अपन को 2 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव आने वाला है, तो इससे ज़्यादा उतना ध्यान नहीं देना है अभी। 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, वो कौन कौन से आएंगे वो भी देख लेते हैं, ओके, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में। अब देखो यार, ये रहा अपना 2 चैप्टर से अपना जितने भी इंपॉर्टेंट मतलब जितने भी आपका 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन आने वाला है, जो भी है, ठीक है, उसका ये पूरा मतलब ये समरी टाइप का है। तो इसी के अंदर से तुम्हारा ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा और इसी के अंदर से क्या पता है तुम्हारा न्यूमेरिकल भी आ जाएगा। एंड इसी के अंदर से एक थ्योरी वाला क्वेश्चन 100% है, मूलतः या मूलतः में तुम लोगों को पूछ लिया जाए डायरेक्ट, तो वो चीज़ अपन को करना है, ठीक है। देखो विलियन में मूललता ज्ञात करने के सूत्र, अब विलियन में मूललता ज्ञात करने का सूत्र m बराबर WA/m × 1000/WB, ठीक है, ग्राम में। तो ये चीज़ याद रख लेना, फॉर्मूला ये आपका न्यूमेरिकल बेस पूछा जा सकता है एंड कैसे भी, ठीक है। उसके बाद आता है मूल अंश ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। अभी तो ये आपको सूत्र बता रहे हैं, इसके बाद आपको आएंगी मूल अंश की डेफिनीशन, या मूल अंश या मूल प्रभाज भी बोलते हैं, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मूल अंश का निकालने का क्या है, Na/Na + Nb, ठीक है, और अवयव ए की मूल भिन्न। तो ये चीज़ें नॉर्मल सी हैं, बस देखना है, एक नज़र, याद उतना ज़्यादा करना नहीं है, ठीक है। एंड इसके बाद आता है, देखो इसमें तुम लोग को छोटे छोटे क्वेश्चन देखने की ज़्यादा ज़रूरत है। एंड तुम लोग को इसमें ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट देखो, इसमें तुम्हें देखना पड़ेगा छोटी चीज़ें, क्योंकि इससे छोटा क्वेश्चन आने वाला है। एंड ये छोटे क्वेश्चन, देखो बड़े क्वेश्चन तो फिक्स रहते हैं कि ये आएगा, लेकिन छोटे क्वेश्चन घुमा दिए जाते हैं, तो उन घुमे हुए क्वेश्चन को अपन को निकाल कर पढ़ना होगा, ठीक है। वो कैसे आएंगे, बेंजीन में एथेनाइक अम्ल के लिए वांट गुणांक का मान लिखो। तो क्या होगा, बेंजीन में एथेनाइक अम्ल के लिए वांट गुणांक मतलब वांट ऑफ गुणांक होगा 0.5 होगा, क्योंकि एथेनाइड अम्ल विलक बनाता है, ठीक है। चलो द्विलक बनाता है, ओके। चलो इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों का, कच्चे आम को सांद्र लवणीय में रखे जाने पर क्या होता है। तो जब अपन लोग कच्चे आम को सांद्र लवणीय में रखते हैं तो क्या होता है, उसकी क्या प्रोसेस रहती है, तो वो चीज़ बताना है। तो जब सांद्र लवणीय विलयन में रखने पर कच्चे आम बहिःपरासरण के कारण जल के बाहर निकाल देता है एवं संकुचित हो जाता है, ठीक है। चलो संकुचित हो जाता है। एंड परासरण दाब की परिभाषा लिखिए। ये तो मतलब इसके मतलब ले लो कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। एंड आई थिंक इसमें भी है अपना ये परासरण दाब, इसमें यहाँ पर तो नहीं, रुकना, देखो ये रहा यहाँ पर परासरण दाब, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कर लेना। परासरण दाब की परिभाषा, परासरण में विलायक का प्रभाव SPM यानी कि अर्धपारगम झिल्ली द्वारा कम सांद्रण विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर अतिरिक्त दाब लगाकर रोका जा सकता है। यह अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। तो बेसिकली इसमें क्या है कि जो परासरण में अर्धपारगम झिल्ली की विलायक का जो प्रभाव होता है वो कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की जो ओर आता है उसे दाब लगाकर अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा दाब लगाकर उसे रोका जा सकता है। और इसी जो एक्स्ट्रा अपन लोग दाब लगाते हैं, एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं, इसी को क्या कहते हैं, परासरण दाब, ठीक है। ईजी था। दहली ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। तो किसी अभिक्रिया के लिए आवश्यक न्यूनतम कुल ऊर्जा, मतलब कोई भी अभिक्रिया के लिए जो अपन को मेन मतलब मिनिमम जो किस इंग्लिश में क्या बोलेंगे ऊर्जा को, ठीक है, एनर्जी लगती है, तो उसको क्या बोलते हैं, दहली ऊर्जा, ठीक है। एंड मुझे पता नहीं इंग्लिश ही में करने का क्या ही आदत है ज़्यादातर, क्योंकि देखो यार अभी हिंदी में सीखोगे एंड ये जो इन चीज़ों को दहली ऊर्जा इनकी मीनिंग इंग्लिश में भी निकालते रहा करो, ठीक है, क्योंकि आगे जाके तुम्हें ये काम आएगी, क्योंकि हिंदी उतनी ज़्यादा अभी काम नहीं आएगी अगर तुम लोग हायर एजुकेशंस के लिए जाते हो आगे, ठीक है। एंड मैं भी एक इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ, तो तुम लोगों को लगता ही होगा कि जब मैं हिंदी पढ़ता हूँ तो थोड़ा मिस्टेक होती होगी, कभी ना कभी नोटिस किया होगा। एंड अभी मैंने इतना पढ़ा है ना, तो तुम लोगों ने नोटिस कर लिया होगा कि भैया की हिंदी वीक है ना। चलो हेनरी नियम की सीमाएं बताइए। तो हेनरी नियम तभी लागू होता है गाइस, बहुत ज़्यादा चांसेस है इस क्वेश्चन की, मतलब बहुत ही ज़्यादा हेनरी नियम का
जब दाब अधिक ना हो, ताप कम नहीं हो, मतलब जब इसकी कब लागू होता है, जब दाब अधिक ना हो, मतलब जब फोर्स मतलब जो दाब होता है प्रेशर अधिक ना हो, और जब ताप कम नहीं हो, ठीक है, टेम्परेचर कम नहीं हो, गैस विलायक में क्रिया नहीं करे एवं उसका आयनन एवं संगठन ना हो। तो तुम लोग को 3 याद करना है। तो ये दो तो कर लेना, जब दाब अधिक ना हो, ताप कम नहीं हो, और एक ये कर लेना, गैस की विलेयता कम हो अर्थात विलयन तनु हो। तो ये कर लेना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है तुम लोगों का विमीही कारक क्या है। वह पदार्थ जो जल में हिमांक को कम कर देता है, वो पदार्थ जो जल में हिमांक को कम कर देता है, इसे बर्फ पर डालने से बर्फ पिघलने लगती है। मतलब बर्फ पे डालो ना तो बर्फ पिघलने लगती है। तुम लोगों ने देखा होगा जो अपने शादियों में आने लगते हैं ना, वो लोग कुछ डालते हैं तो वो पिघलने लगती है बर्फ। जैसे टिक्कियों विक्कियों के लिए आते, वो उसके लिए क्या बोलते हैं, वो नहीं होती बर्फ, वो चुस्की टाइप का, उसके लिए लाते हैं तो वो लोग उसमें डालते हैं। देखो इधर पे लिखा हुआ है सड़कों पर जमी हुई बर्फ को हटाने के लिए। हाँ, सड़कों पर ये होता है कि कब अंटार्कटिका वगैरह में बहुत वो बर्फ वगैरह जमती है तो उसके लिए ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बेंजीन में एथेनोइक अम्ल के लिए वॉन ऑफ गुणांक का मान आधा क्यों होता है। तो वॉन ऑफ गुणांक का मान कणों की संख्या पर निर्भर करता है। बेंजीन में एथेनोइक अम्ल द्विलक है अतः कणों की संख्या आधी रह जाती है और वॉन ऑफ गुणांक का मान भी आधा हो जाता है। नॉर्मल सी डेफिनेशन थी एंड मैं ये स्किप कर गया था, चलो ये कर लेना। एंड ये इसका डायग्राम है छोटा सा, एथेनोइक में द्विलक, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लगम किस प्रकार से विलयन का उदाहरण है। तो अम्लगम ठोस में द्रव्य प्रकार का विलयन है। इसमें किसी धातु में पारा विलेय रहता है, जैसे पारा कॉपर या कॉपर अमलगम, पारा जिंक में जैसे जिंक अमलगम आदि, ठीक है। चलो इसके बाद तुम लोगों को इसमें और क्या करने की ज़रूरत है। हाँ, ये 2 क्वेश्चन और कर लेना, ठीक है, बस लास्ट ही है। समपराश्री विलयन और अल्पपराश्री विलयन और अतिपराश्री विलयन। तो समपराश्री बहुत इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि 2 विलयनों के परासरण दाब समान हो तो वे समपराश्री, मतलब जो 2 चीज़ें सेम हो तो उन्हें क्या बोलते हैं, समपराश्री विलयन कहते हैं। इसकी मोलर सांद्रता समान होती है। मतलब क्वेश्चन ही में आंसर मिल जाता है। आप लोग हिंदी मीडियम को तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ ना, तुम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि यार इसमें क्या करें। तो एक तो उसके अंदर ही आंसर 2 नंबर का ना अंदर ही आंसर छुपा रहता है ज़्यादातर क्वेश्चन में। वही सेम पराश्री ऐसे विलयन जिनका परासरण दाब समान ताप पर या समान हो, समपराश्री विलयन कहलाता है। ये वाला टफ लग रहा हो तो ये कर लेना, ठीक है। चलो अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मूलरता किसे कहते हैं। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम मूलों की संख्या को उस विलयन की मूलरता कहते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज समझने लायक है, तो वो अच्छे से समझना, ठीक है। मूलरता क्या है, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मूलरता कहते हैं। देखो तुम लोगों के लिए इतना डिटेल्ड इसलिए समझा रहे, नहीं तो रिवीजन में जल्दी जल्दी से निकाल देते कि गाइस ये कर लेना ये कर लेना। लेकिन अगर तुम लोग गाइड के आंसर देखोगे तो हे भगवान आंसर याद नहीं होते, एक बार तुम पढ़ोगे भूल जाएगा। एंड मैं नहीं चाहता कि लास्ट एग्जाम बचा यार अपना, है ना, या लास्ट सेकंड, तो इसमें फुल जान झोंक दो क्योंकि फिर तो आराम ही आराम है। तो ये वीडियो चाहे 1 घंटे की हो या 2 घंटे की, ये मैटर नहीं करेगा यार। तो बस तुम लोग जितना पढ़ाया जाए बस वीडियो देख के चले जाना, वही तुम लोग के लिए बहुत मतलब एक ब्रह्मास्त्र हो जाएगा, ठीक है। मूल प्रभाज या मूलन सेम होते हैं। तो विलयन में उपस्थित किसी एक घटक या जो ये विलयन में होता है, विलयन याद रख लेना, ठीक है। विलय प्लस विलायक का जो मिक्सचर होता है उसे विलयन कहते हैं। या इसको और कैसी लैंग्वेज में कहोगे, जैसे तुम लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया विलयन किसे कहते हैं तो क्या लिखोगे, तो मतलब ऐसे लिख देना कि 2 या 2 से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसा। लेकिन अब आता है मूल अंश जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या, फिर और विलयन में उपस्थित, मतलब अब विलयन की बात हो रही है, विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं, मूल अंश कहते हैं। ईजी था। एंड इस चैप्टर से अब आई थिंक और एक और बचता है द्रव्यमान प्रतिशत। इससे ज़्यादातर तुम लोग ये न्यूमेरिकल बनते हैं, है ना, द्रव्यमान प्रतिशत। तो 1000 ग्राम विलयन में उपस्थित किसी विलेय पदार्थ के ग्रामों की संख्या को उसकी द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ हो गया अपना। अब देख लेते हैं क्वेश्चन बैंक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। देखो विलयन किसे कहते हैं अपन ने कर ही लिया है। सांद्रण के आधार पर विलयन का वर्गीकरण, तो संतृप्त होता है, असंतृप्त होता है, अतिसंतृप्त होता है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है। गैसों में द्रव विलेयता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो गैस की प्रकृति, विलायक की प्रकृति, ताप का प्रभाव, विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति और दाब का प्रभाव, ठीक है। इसके बाद समपराश्री अपन ने कंप्लीट कर ही लिया। उसके बाद ये यहाँ पर समपराश्री विलयन सेम एज इट इज ही है।
फिर उसके बाद मोलरता मोललता अपन ने कंप्लीट कर लिया, एंड इसके बाद हेनरी का नियम, ये और कंप्लीट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थिर ताप पर, ठीक है, जूम कर लेते हैं, चलो रुक जा। स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान गैस के दाब के समानुपाती होता है, ठीक है, ये रहा, गैस के दाब के समानुपाती होता है जिसके साथ वह विलायक समान अवस्था में होता है, एंड m बराबर kp, जहां पर k एक स्थिरांक है। स्थिरांक याद रखना है, ठीक है, नियतांक नहीं लिखना, वो फिजिक्स में लिखा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद तुम लोगों को इसमें अणुसंघ के गुणधर्म भी देख लेना, ठीक है, ज़्यादा उतना है नहीं लेकिन हाँ, ओके। अब आता है राउल्ट का नियम। गाइज ये 3 नंबर में आने के लिए फुल अपना मतलब ऐसा बैठा हुआ है, ये 3 नंबर में क्वेश्चन है ना, तो ये राउल्ट का नियम भाई साहब बहुत अच्छे से कर लेना। राउल्ट का नियम तो तुम लोगों का लिखा होना चाहिए, राउल्ट का नियम, ठीक है, बहुत अच्छे से कर लेना। अगर ना भी लिखा हो तो यूट्यूब पर सर्च मार के इतने अच्छे अच्छे टीचर्स बताते हैं, वो तुम लोग को मिल जाएगा। फिर आता है आदर्श और अनादर्श विलयन, ये भी 3 नंबर का अपना बिल्कुल बैठा हुआ है कि भाई मुझे ले लो, ठीक है, ये वाला आदर्श अनादर्श विलयन। फोन की बैंड बज चुकी है, गिर चुका है फोन अपना, आईफोन बर्बाद। आईफोन नहीं है, ठीक है, इतने अमीन नहीं है तुम्हारे भैया। चलो आदर्श व अनादर्श विलयन। तो आदर्श विलयन देखो, इस चीज में एक याद रखना कि आदर्श विलयन एक बार बस नियम का पालन करता है, मतलब ये विलयन सभी सांद्रण में राउल्ट का नियम का पालन करते हैं, यहाँ पर एक बार ही करते हैं इधर, और यहाँ पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। इसके बाद इनने नहीं किया, फिर इसके बाद इनने हर चीज की, एक राउल्ट के नियम का पालन बस नहीं किया इनने, फिर उसके बाद इनने हर चीज की। देखो फिर इनके बाद इन्हें कॉन्फिडेंट आ गया, फिर ये हर चीज नहीं करते गए और ये हर चीज में टॉपर होते गए। इनके बनने में आयतन के मान में परिवर्तन नहीं होता, जब ये बनते हैं ना तो इनके आयतन के मान में परिवर्तन नहीं होता, फिर इनके बनने पर आयतन के मान में परिवर्तन होता है, ठीक है। फिर विलेय और विलायक को मिलाने पर ऊष्मीय परिवर्तन नहीं होता, फिर नहीं होगा ये लोग। फिर विलेय और विलायक को मिलाने पर परिवर्तन होता है, देखो अनादर्श विलयन। फिर मतलब एक बार इनको नहीं हुआ, इनने राउल्ट के नियम का पालन बस नहीं किया और इनने सब कुछ किया, ठीक है। इन्हें एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता, इनमें एंथैल्पी परिवर्तन होता है। गाइज यहाँ पर होती है अपना 2 चैप्टर खत्म। यानी कि तुम लोग ये सोचो, अभी जितना पढ़ने पढ़ लिया ना, इससे ये 2 नंबर का भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो ही जाएगा, होप सो कंप्लीट हो जाएगा यार, क्योंकि 2 चैप्टर में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है। 2 नंबर यहाँ कन्फर्म हो गए। उसके बाद 1 नंबर या मतलब ये जो अपना मूलता या फिर मूल अंश आ जाए, या तो क्या बोलते हैं हेनरी का नियम आ जाए, तो ये 2 नंबर कन्फर्म है ना। मतलब 2 + 4, और ये 3 नंबर के लिए तुम लोगों का डायरेक्ट राउल्ट का नियम आ जाए, या तो आदर्श अनादर्श विलयन के ऊपर आ जाए, तो मतलब कितना हो गया 3, यहाँ पर 3 का 1 है, फिर 3 × 3 और आई थिंक 4 ये है ना, 4, तो ये कितने हो जाएंगे अपना समथिंग तुम लोग कम से कम मानो तो 8-9 नंबर तो मिल ही जाएंगे, ठीक है, इस चैप्टर से। ओके, अब आता है वैद्युत रसायन। तो इसमें तुम लोगों को 5 नंबर का एक क्वेश्चन मिलने वाला है, वो क्वेश्चन अपन लोग यहीं से देख लेते हैं, ठीक है। एक ये ऑब्जेक्टिव आने वाला है, एक 2 नंबर का और फिर सीधे 5 नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पर तुम लोग निकाल देते हैं। आई नो गाइस वीडियो बड़ी होगी, तो यहाँ पर तुम लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखने हैं। बड़े क्वेश्चन के लिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मतलब बैठा हुआ है कि हाँ गाइज मैं हूँ तैयार। अब क्योंकि देखो यार, ये तुम लोगों को त्रैमासिक अर्धवार्षिक में भी आया है, रिपीटेड क्वेश्चन रहा है। एंड 2 नंबर के लिए क्या पता तुम लोगों का नॉर्मल सा ओम का नियम पूछ ले, या कॉलरास का नियम पूछ ले, या विशिष्ट चालकता पूछ ले। इससे ज़्यादा और कुछ मुझे इससे आसान नहीं है ना। नॉर्मल या तो ये विशिष्ट चालकता आएगा, या कॉलरास का नियम आएगा, या तो संचारण आ जाएगा। संचारण नॉर्मल सा आ जाता है कि मतलब अपन कोई चीज़ को धूप में या बाहर रखाएंगे, फिर उसको 10, 15, 20, 30, 25 दिन बाद देखेंगे, एंड वो या 1 साल बाद देखेंगे, तो वो बिल्कुल, अगर अपन लोग लोहे की भी चीज़ रखाएंगे ना, तो 1 साल बाद देखेंगे तो बिल्कुल उसमें वायु की नमी और बाहर का टेम्परेचर के कारण उसे छुएंगे तो बिल्कुल ऐसे टूट जाएगी वो। तो नॉर्मल संचारण में यही है। ज़्यादा ओम का नियम तो याद हो गई, किरचॉफ नियम कॉलरास नियम तो तुम्हें बनता ही होगा, ठीक है। अब ये तो बनता होगा यार, इसमें मुझे अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स, मेरी फैमिली के ऊपर फुल विश्वास है। और इसके बाद आता है तुम लोग का एक बड़ा क्वेश्चन, तो इसके लिए तो तुम लोग बिल्कुल तैयार रहो कि ये हमारा गाइस मानक हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा, क्या पता, है ना। काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि मानक हाइड्रोजन के ऊपर आ जाए, या तो कॉलरास के नियम का फुल डेफिनेशन पूछ लेगा, या तो तुम लोग से ये पूछ लेगा विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता या आणविक चालकता, इसमें इकाई वगैरह सब लिखो। लेकिन सबसे ज़्यादा चांसेस हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड।
मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मानक हाइड्रो मतलब 90% चांसेस समझ लो कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इसका इजी डेफिनेशन तुम लोगों को बता देते। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का लिखा था मतलब अपने पास था, ये रहा, ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। चलो चलो ये रहा, मतलब यहाँ पर ये देखो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मतलब एक बार पढ़ बस लोगे ना। इसमें एक मतलब डायग्राम सीख लिया तुमने कि इसमें एक प्लेटिनम धातु की आयताकार प्लेट लेते हैं जिसमें प्लेटिनम लेप पोत देते हैं। इस आयताकार प्लेट को प्लेटिनम तार द्वारा लटका देते हैं जो एक कांच की नली के अंदर बंद रहती है, जिसके चारों ओर कांच की एक जैकेट लगी होती है, जिसके ऊपरी भाग में 298 के ताप और 1 ATM दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रभावित करने के लिए एक पार्श्व नली लगी होती है। इस उपकरण को 1 मोलर HCl विलयन में डुबो देते हैं। नॉर्मल सा ये है मानक हाइड्रो, मतलब ये तुमने एक बार पढ़ा, मैंने बोल दिया तो आपको याद ही हो गया होगा कि एक अपन लोग ये कुछ लेते हैं आयताकार प्लेट, जैसे ब्लैक लेप पोत देते हैं, फिर उसके ऊपर क्या भैया बोला था, प्लेटिनम तार लटका देते हैं, ऐसा कुछ तो याद आ जाएगा। एंड बहुत इजी डेफिनेशन। फिर ये क्रिया विधि सेम वैसे ही लिखनी है। फिर इसके बाद ये अच्छा सा डायग्राम बना देना, कलर वगैरह ना करना, ठीक है, हो गया। चलो इतना ही था। एंड ये तुम्हें दे देगा डायरेक्ट 4 नंबर, ठीक है, 4 नंबर है ना कि 5 है, आई वॉन्ट चेक, नहीं 5 का आएगा, इस 5 का, ठीक है, ये समझ लो कि आना ही है बिल्कुल अपना। ओके, इसके बाद आता है रासायनिक बल गति, ठीक है। इससे ये देखना है कि ऑब्जेक्ट मतलब अपना न्यूमेरिकल आ सकता है, लेकिन 2 चैप्टर से जहाँ तक नो चांस है ना। अब आता है रासायनिक बल गति। चलो यहाँ पे भी चल लेते हैं रासायनिक बल गति, भैया क्या कह रहे हैं। देखो इसमें तुम लोगों को कौन कौन से करने हैं, ठीक है। इसमें आने वाला है अपना, देखो रासायनिक बल गति में आने वाला है 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन। तो 2 नंबर के लिए तो तुम्हारे लिए देखो बेस्ट है, देखो अभिक्रिया का अर्धायु काल, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये आ सकता है अभिक्रिया अर्धायु काल, ठीक है। और इसके बाद 3 नंबर के लिए तो यहाँ पर ये है अभिक्रिया वेग नियम और द्रव्यानुपाती क्रिया नियम, या तो लेंथेनाइड एंथेनाइड भी है ना इसमें, तो वो सॉरी दर स्थिरांक, और मतलब इसमें डिफरेंस ही पूछे जाएगा, जहाँ तक ऐसा लगता है कि डिफरेंस आएगा, या तो अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक के ऊपर आएगा, या तो अणुसंख्यक अणुसंख्यता या अभिक्रिया की कोटि के ऊपर आएगा, और या तो अभिक्रिया के वेग नियम और द्रव्यानुपाती क्रिया नियम इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक अपन लोग कर चुके हैं वैद्युत रसायन, ये भी हो गया डी एंड एफ ब्लॉक। अब इससे भैया एक नंबर के तो तुम लोग अच्छे से रटी लेना, अपना परीक्षा बोध परीक्षा दिन जो भी है ना ऑब्जेक्टिव, तो तुम लोग वहीं से कर लेना, तो वहीं से हो जाएंगे। अब इससे एक क्वेश्चन बस आना है 3 नंबर का, तो जो कि तुम सभी को ही पता होगा कि वो क्वेश्चन है अपना लेंथेनाइड व एंथेनाइड में अंतर, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेवल पे चांसेस है कि लेंथेनाइड एंथेनाइड में अंतर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को तो अच्छे से कर लेना, बाकी इस चैप्टर में से तुम्हें जो अच्छा लगता हो, बाकी इस चैप्टर से है तो नहीं उतना ज़्यादा कोई भी इम्पोर्टेंट, इसके अलावा, ठीक है, लेंथेनाइड व एंथेनाइड के अंतर के अलावा उतना ज़्यादा, मतलब अगर कह सकते हैं तो यही है ना। अभी अपन लोग बहुत हाई लेवल चांसेस पे पढ़ रहे हैं ना, तो यही समझ लेना कि इससे ऑब्जेक्टिव तो तुम लोग कर लेना, परीक्षा दिन बोध गाइड जो भी है, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर के लिए लेंथेनाइड एंथेनाइड वाला तो क्वेश्चन कंप्लीट कर ही लेना। देखो ये तो रही मेरी तैयारी, एंड आप अपने हिसाब से भी करते रहना, ओके। उपसय संयोजी यौगिक, इससे 2 नंबर का सिर्फ एक क्वेश्चन आना है, वो सिर्फ एक क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है, देखो वो तो कीलेट के ऊपर आ जाएगा जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। देखो यहाँ पे कीलेट आ जाएगा, या तो 1-2 क्वेश्चन और हैं बस इससे, और इसमें 2-3 ये हैं, मतलब या तो तुम लोगों को डायरेक्ट IUPAC नाम पूछ लेगा, या तो नॉर्मल सी डेफिनेशन। संकुल यौगिक डायरेक्टली पूछ सकता है, और द्विक लवण डायरेक्ट पूछ सकता है। नॉर्मल डेफिनेशन है लिगेंड क्या है ना, ये पूछ लेगा तुम लोगों से डायरेक्ट, और उसके बाद कीलेट क्या है तो ये पूछ लेगा, और उसके बाद तुम लोगों को ये कुछ IUPAC नाम याद कर लेने हैं, 2 ये हो गए, और उसके बाद ये कुछ ये हो गए, ठीक है। तो ये तो तुम्हारे लिखे होंगे तो कर लेना, ठीक है। इस चैप्टर से ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन हाँ एग्जैक्ट नंबर मिल जाएंगे, तो तुम लोगों को इसमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, एग्जैक्ट नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद गाइस पता, तुम लोग इन तीनों चैप्टर के लिए मतलब अपना करते रहना, लेकिन ये जो मैं अभी क्रियाएं बताने वाला हूँ ये ज़रूर अच्छे से कर लेना, ठीक है। हर चैप्टर में कॉमन आएंगी अपनी, ओके। चलो अपन ने यहाँ तक तो देख लिया था, उपसय संयोजी यौगिक भी अपना हो गया था, ठीक है। चलो अब इसके बाद तुम लोगों को देखना है ये यहाँ से अपना कौन सा था उपसय संयोजी, ये
अब तुम लोगों को यहाँ से देखना है सिर्फ ये अभिक्रिया है। अब मेरे हिसाब से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये नंबर कंप्लीट कर लेना, क्योंकि इनके फिक्स एक बड़ा क्वेश्चन आएगा जिसमें एक एक नंबर की अभिक्रियाएं पूछेगी। ठीक है, सैंडमेयर अभिक्रिया, हुंडस्टीकर अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक है, ये अभिक्रिया 4 अपनी ये हो गई। एंड इसके बाद ये वाला क्वेश्चन S1 अणुक क्रिया विधि, और इसके बाद ये इनके बीच में डिफरेंस। ठीक है, S1 हो गया और S2 हो गया। ठीक है, ये तो तुम लोगों को क्या पता SN1 से पूछ लिया तो अणुक क्रिया विधि, यानी कि एक अणुक क्रिया विधि और द्विअणुक क्रिया विधि इस नाम से भी पूछ सकता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और एक ये क्वेश्चन है, क्या कारण है कि हेलोएल्किन हेलोएरीन से अधिक क्रियाशील है। ठीक है, इनके इन गाइड से आंसर तो याद नहीं करना तुम लोग, इसके लिए कहीं से भी आंसर ले सकते हो, मतलब डाउटनेट वगैरह या कहीं से भी, तो वो ज़्यादा अच्छे बेटर आंसर दे देते हैं। फिर इसके बाद आता है ये 666, या तो DDT आ जाएगा या 666 करके आ जाएगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे रट्टा मार लेना इस SN1 SN2 वाले क्वेश्चन को। ठीक है, और उसके बाद फिर से ये अभिक्रियाएं सैंडमेयर, कार्बेलैमिन, हुंडस्टीकर और वुटरज, हेलोफॉर्म, रीमर, टीमिन, ये जो 4-6 अभिक्रियाएं हैं ना, ये पढ़ ली ना तो ये हर चैप्टर की ऑर्गेनिक में काम आने वाली हैं। उसके बाद देखो ये फिर से यहाँ रिपीट हो रही हैं, रीमर टीमिन अभिक्रिया इसमें नई आ गई है, कॉलवे अभिक्रिया और विलियमसन अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण। ठीक है, इसके बाद देखो ये 2-4 ये वाला, ये क्वेश्चन भी बहुत मतलब अलग लेवल पे इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, अल्कोहल प्लस फिनॉल के ऊपर अंतर। ठीक है, इसको अच्छे से कंप्लीट करना है, अल्कोहल फिनॉल के ऊपर अंतर। उसके बाद ये लूसाक अभिकर्मक वाला क्वेश्चन, लूसाक अभिकर्मक किसे कहते हैं। ठीक है, चलो, एंड इसके बाद ये बड़ा क्वेश्चन, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल विभेद ऑक्सीकरण विहाइड्रोजनीकरण विधि वर्णन कीजिए। ठीक है, एंड इसके बाद गाइस फिर वही अभिक्रियाएं चल रही हैं कि कैनिजारो अभिक्रिया, पार्किंग, HVZ, एंडोल संघनन, बेंजाइन संघनन और क्लेमेंसन अपचयन। ठीक है, चलो, इसके बाद आ जाता है अपना 9वां 10वां चैप्टर, इससे तो आने वाले हैं। देखो यार तुम लोगों के ऑब्जेक्टिव, तो बेसिकली अपन से यहाँ से फंडा क्या निकल रहा है, विलयन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बल गति, D&F ब्लॉक, उपसय संयोजी यौगिक। ये तो वैसे देखा जाए तो 3 घंटे के चैप्टर है, मतलब 3 घंटे में अपन इन पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ पढ़ना है ही नहीं इसमें। ठीक है, मेन आता है अपना हेलोएल्किन, हेलोएरीन, अल्कोहल, फिनॉल ईथर और एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोएसिलिक अम्ल। इसमें तुम लोगों को अभिक्रियाएं देखनी है। देखो 5 नंबर का भी क्वेश्चन है, इसमें अभिक्रियाएं आएंगी, गारंटीड अभिक्रियाएं फंसेंगी यार। ठीक है, हेलोएरीन, हेलोएल्किन, हेलोएरीन में मतलब इसमें क्या पता तुम लोगों को वो S1 SN2 वाला तो क्वेश्चन कंफर्म रखना ही। ठीक है, ये अभिक्रियाएं यहाँ पे भी कंप्लीट होनी चाहिए, और यहाँ पर ये जो 3 नंबर में है यहाँ पर तुम लोगों को आएगा क्या पता क्या होता है जब। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। बस खत्म है तुम लोगों की केमिस्ट्री। एक 1 नंबर के लिए तुम लोग परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोध पढ़ लेना, इनफ है। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी इन 2 चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव कहीं से भी मिले तुम लोगों को, गूगल से, गाइड से, क्वेश्चन बैंक हो गया, परीक्षा बोध, ऑब्जेक्टिव इनके तो अच्छे से रटी लेना। ठीक है, होप सो ये वीडियो मतलब इसके बाद तुम लोगों को यहाँ वहाँ ना भटकना पड़े केमिस्ट्री को लेके, और ना तो यूट्यूब पर भटकना पड़े ये रियल पेपर के चक्कर में। अब तुम लोग बैठ जाओ पढ़ने के लिए। फंडा अपन ने बता ही दिया कि क्या कुछ ज़्यादा मतलब इतना बस तुमने पढ़ लिया ना तो तुम लोग के 60 नंबर कंफर्म करेक्ट टिक हैं। ठीक है, बाकी अपनी तैयारी कंप्लीट करते रहना, काफ़ी टाइम है अपने पास, बहुत अच्छे से रटना, इतना कंप्लीट कर लो। एंड इसके बाद तुम लोगों को खुद से ही अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर तुम लोग कोई भी सेट उठाकर देख लो एंड तुम्हें ईजिली उसे सॉल्व कर लोगे, इतने क्वेश्चन जो मैंने आपको कंप्लीट करके बताए हैं। ओके, चलो गाइस, थैंक यू सो मच। एंड व्लॉग चैनल पे जरूर सपोर्ट करना है। जिसने किसी ने भी एंड तक वीडियो देखी उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोग पढ़ाई के लिए सिंसियर हो ये मैं समझ जाऊंगा। ओके, तो एंड में लिख देना अपने व्लॉग चैनल का नाम। ठीक है, दी हर्ष व्लॉग, मैं समझ जाऊंगा आपने एंड तक वीडियो देखी है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।